नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे का सबसे बेस्ट बुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये बुक है आदित्य रंजन सर का। इस बुक में आपको 5000 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा और थ्योरी भी दिया गया है। इस बुक को किस प्रकार आपको पढ़ना है वो सभी जानकारी इस बुक में दिया गया है। आज हम लोग बायोलॉजी का सारे ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक बार आप लोग रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। न्यू पैटर्न के आधार पर दिया गया है सभी क्वेश्चन, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले रिवीजन ज़रूर करके जाइएगा अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं। चलिए इस बुक को हम आपको रिव्यू करते हैं कि किस प्रकार आपको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का सारे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे फिजिक्स जो है दिया गया है और प्रथम चैप्टर है मात्रक और बीमा। ये आपको किस दिन पढ़ना है, देखिए यहाँ पे सारी जानकारी दिया गया है चैप्टर बाय चैप्टर। यानी टोटल जो है इस बुक में 26 चैप्टर है और 26 दिन इसका टारगेट रखा गया है। प्रथम है मात्रक और बीमा है और इसका यानी पहला दिन ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कि बल और बल के प्रकार, ये आपको दूसरा दिन पढ़ना है। यानी टोटल 26 चैप्टर है और आपको 26 दिन में इस बुक को पूरे कंप्लीट करना है। और हम लोग इस वीडियो में पूरे मैराथन वीडियो बनाने वाले हैं बायोलॉजी का, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिजिक्स का भी मैराथन वीडियो आए तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जितने भी साथी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैराथन वीडियो लेकर आएंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का मैराथन वीडियो करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। चलिए बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर है कोशिका यानी सेल और इसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और इसका थ्योरी का वीडियो अपलोड है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन आपको न्यू पैटर्न के आधार पर दिया गया है, तो एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार रिविज़न ज़रूर करना है। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किसी में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, न किसी में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। हम थ्योरी में आपको बताए थे। चलिए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए बंदर में लिंग गुणसूत्र होता है, चीता में भी होता है, तितली में भी होता है, लेकिन छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रोटीन संश्लेषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से किस ऑप्शन का आंसर होगा वो बताना है। तो प्रोटीन संश्लेषण इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा यानी अंतर्द्रव जालिका और राइबोसोम। यानी जो प्रोटीन बनता है ये राइबोसोम में बनता है और अंतर्द्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होता है। तो इसका आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए परक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। परक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, तो इसे एपोटॉप्सी कहते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन न्यू पैटर्न के आधार पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीनोम चित्रण का इनमें से क्या संबंध है। जीनोम चित्रण का क्या संबंध है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए जीनोम ये जीन यानी जीन्स का चित्रण करता है। जीनोम जो है ये जीन का चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो किसके द्वारा। यानी जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होता है वो अपने संतान में जाता है, वो किसके द्वारा। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये डीएनए यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र के द्वारा जो है बच्चों में आनुवांशिक जो लक्षण है वो जाते हैं, तो क्रोमोसोम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। इन जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पहलवान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
तो जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन ये बारबरा मैक्क्लिंटोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये सभी अमीनो अम्ल बनाता है, जबकि टायरोसिन अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। यानी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा टायरोसिन, जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, यानी डीएनए में जो मौजूद शर्करा है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा है डीएनए में उपस्थित। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम यानी राइबोजाइम्स होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आरएनए पर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होता है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या ये क्या होता है। तो दोस्तों ये स्थिर रहता है, यानी जैसे मानव 46 हो गया तो मानव में 46 ही रहेगा। उसके बाद जैसे जो है घोड़ा में 78 होता है तो 78 ही रहेगा। तो ये स्थिर रहता है, गुणसूत्र यानी स्थिर रहता है। चलिए बिल्ली 38, चूहा 40 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोशिका अंगक में से लाइसोसोम बनता है। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो ये गोल्जिकाय से लाइसोसोम बनता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग जो है दोस्तों ये यानी माता पिता का पता लगाने के लिए करते हैं। बलात्कार यानी किसी को बलात्कार करते हैं तो डीएनए अंगुली छाप से ही पता चलता है। चोरी करता है तो चोर का पता डीएनए से ही पता चलता है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संरचनाओं के कौन से युग्म पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कौन से संरचना पाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंतर्द्रव जलिका यानी इंडोकुलम और कोशिका कला यानी कोशिका कला जो है और अंतर्द्रव जलिका ये दोनों जो है पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट कि किस कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा ये सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, इसको यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। तो एटम बम किसे कहते हैं। तो ये लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि मिलान कीजिए। चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। देखिए लाइसोसोम जो है ये किससे संबंधित है। तो लाइसोसोम दोस्तों ये कोशिका के अवशिष्ट निपटान प्रणाली है, यानी कोशिका के जो अवशिष्ट पदार्थ है उससे निपटान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम है दोस्तों ये ऊर्जा उत्पादन करना। नेक्स्ट है कि ये 3 में आ गया है। माइटोकॉन्ड्रिया काम है ऊर्जा उत्पादन करना। गोल्जी उपकरण जो है इसका काम क्या होता है। तो गोल्जी उपकरण का काम है कि पुटिकाओं में उत्पाद का भंडारण, सुधार एवं पैकेजिंग करना। और अंतर्द्रव जलिका जो है इसका काम है कि कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थ का संवहन करना है और परिवहन करना। तो ये रहा, यानी लाइसोसोम का काम है कि कोशिका के अपशिष्ट निपटान करना। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है। गोल्जिकाय जो है ये पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण और सुधार एवं पैकेजिंग करता है। और अंतर्द्रव जलिका जो है ये कोशिका में विभिन्न खंडों में पदार्थ का संवहन और परिवहन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं। तो डीएनए की मूल इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं डीएनए की मूल इकाई को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है। तो दोस्तों ये कोशिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, यानी किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में और हरित लवक में डीएनए होता है। तो कोशिका से इतना ही इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसका थ्योरी अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उत्तक, हम लोग उत्तक से
ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, इसका थ्योरी अपलोड नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी भी इसका अपलोड हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। चलिए, उत्तर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए, इसका प्रथम क्वेश्चन जो है आ गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतक की मरम्मत और अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक करती है? यानी कौन सी संरचना जो है ऊतक की मरम्मत और अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायक करती है? तो ये गर्तिका यानी एरियोलर ऊतक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एरियोलर। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन सी कोशिका यानी कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करती है? यानी कौन सा पेशीय ऊतक जो है पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करती है? तो ये हृदय पेशी है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, कौन पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियाँ के रूप में कार्य करती है? यानी कौन पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशी के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों, ये चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ ये दोनों जो है अनैच्छिक पेशी के रूप में कार्य करता है, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे विभेदीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए विभेदीकरण। रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियाँ जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन ए संयोजी ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा आयनी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है एक संयोजी ऊतक नहीं है। कौन एक जंतु ऊतक नहीं है? यानी कौन एक जंतु ऊतक नहीं है? तो दृढ़ ऊतक ये जंतु ऊतक नहीं है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, दृढ़ ऊतक जो है ये जंतु ऊतक नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है? यानी फ्लोएम किसके अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना होता है? तो फ्लोएम जो है दोस्तों ये फ्लोएम वाहिका यानी वाहिका के छोड़कर चालनी नलिका, साथी कोशिका और फ्लोएम फाइबर से बना होता है, जबकि फ्लोएम वाहिका से नहीं बना होता है। यानी चालनी नलिका, साथी कोशिका और फ्लोएम फाइबर से बना होता है, सिर्फ फ्लोएम वाहिका के छोड़कर। नेक्स्ट है कि कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? किस ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये पेरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? कौन एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो ये जाइलम जो है एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। बाकी क्लोरेडकाइमा, शीर्ष बीजोतक, पेरेन्काइमा ये सभी सरल अस्थायी ऊतक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रूट टिप और शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रूट टिप और शूट टिप में बीजोतक ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो दोस्तों, ये जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। बाकी जो है ये सरल अस्थायी ऊतक है। ये तीनों जो है सरल अस्थायी ऊतक है। और जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सरल अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन है? तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सभी जो है सरल अस्थायी ऊतक है। पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सभी सरल अस्थायी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा ये पेरेन्काइमा यानी भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की पेरेन्काइमा ऊतक जो है ये यानी पेरेन्काइमा कोशिका उत्तरदायी होते हैं। किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका होती है? यानी किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका होती है? तो सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पादप में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं? तो पादप में रेजिन और गोंद जो है ये पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, पुराने जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? यानी प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है। तो ये फ्लोएम यानी फ्लोएम का काम है कि जो है पूरे शरीर में भोजन का परिवहन करना, और जाइलम काम है जल का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो परिधि में जो वृद्धि होती है यानी पौधों के तने की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संदेश हस्तांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? यानी संदेश हस्तांतरण का कार्य ये कौन सी कोशिकाएं करती है? तो ये लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका करती है। लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका करती है। आइए अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका यानी उत्तक का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसी में यानी संकुचनशील प्रोटीन होती है? किसी में संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो ये पेशी उत्तक में संकुचनशील प्रोटीन होती है। दोस्तों इसका थ्योरी जो है वो आपको मिलेगा लगभग एक चैप्टर का 100 से 150। अगर आप लोग थ्योरी चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। थ्योरी का भी जो है मैराथन वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो जल्द ही लाएंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अगला चैप्टर है जंतु जगत और उसका वर्गीकरण। जंतु जगत और उसका वर्गीकरण का हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, तो आप लोग प्लीज़ अंत तक देखिएगा। चलिए इसका प्रथम क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक एनिलिड प्राणी नहीं है? कौन एक एनिलिड प्राणी नहीं है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये दोस्तों नेरिस, केचुआ, जोंक ये सभी एनिलिड प्राणी है। समुद्री आर्चिन ये एनिलिड यानी एनिलिड प्राणी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्री आर्चिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो ये हो जाएगा यानी एकिनोडर्मेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंग से रहित होते हैं? डैश श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो दोस्तों ये स्पंज हो जाएगा। ऑप्शन ए स्पंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जंतु बाकी तीनों से भिन्न है? यानी कौन सी जंतु बाकी तीनों से भिन्न है? तो समुद्री घोड़ा, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक ये सभी एक प्रजाति के हैं, जबकि समुद्री घोड़ा जो है ये मत्स्य प्राणी के हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो मछली कौन सा हो जाएगा? तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? यानी सील जो है ये किस जाति से संबंधित है? तो सील जो है ये स्तनपायी से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, स्तनपायी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय प्राणी जैसे मछली अवशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? यानी जलीय प्राणी जैसे मछलियाँ अवशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये अमोनिया हो जाएगा, यानी अमोनिया के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही वर्गीकी क्रम है? तो सही, चलिए यानी कौन सही वर्गीकृत किया गया है? तो सबसे छोटा जगत, उससे बड़ा संघ और उससे बड़ा वर्ग, उससे बड़ा यानी गण, उससे बड़ा कुल और उससे बड़ा वंश और उससे बड़ा जाति। यानी सबसे छोटा जगत और सबसे बड़ा जाति होता है। सबसे छोटा जगत और सबसे बड़ा जाति होता है। बस इस दो को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है मिलान करने के लिए, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को करा है मिलान करने के लिए। आइए देखते हैं। देखिए एस्केरिस ये किससे संबंधित है? तो एस्केरिस जो है दोस्तों ये किससे संबंधित होगा? जल्दी से आप लोग देखिए। तो एस्केरिस जो है ये यानी सूत्रकृमि संघ यानी निमिटोडासी से संबंधित है। मलेरिया परजीवी ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये यानी आदि जंतु प्रोटोजोआ। मलेरिया क्या है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी, तो दोस्तों ये यानी संधिपाद संघ यानी आर्थ्रोपोडा से संबंधित है।
और गाय जो है ये स्तनी वर्ग यानी मेमेलिया से संबंधित है। स्तनी वर्ग जो है ये मेमेलिया से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए कौन सा एक प्राणी यानी असमतापी है? कौन प्राणी एक असमतापी है? तो ये हो जाएगा शार्क एक असमतापी है। शार्क जो है एक असमतापी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव अन्य तीनों जीव के वर्गों का नहीं है? यानी कौन सा जीव अन्य तीनों वर्ग के भिन्न है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे केकड़ा जो है, केकड़ा ये अन्य से भिन्न है। जैसे बरोथी, बिच्छू, मकड़ी ये सभी एक प्रजाति के हैं, जबकि केकड़ा जो है एक अन्य प्रजाति के है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। चलिए देखिए तिलचट्टा जो है ये किससे संबंधित है? तो तिलचट्टा जो है दोस्तों ये इसका शरीर कठोर बाहरी कंकाल द्वारा ढका होता है। तिलचट्टा का जो शरीर होता है वो कठोर बाहरी कंकाल द्वारा ढका होता है। जबकि पक्षी जो है इसकी अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होती है। यानी पक्षी की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है। जबकि मछली की बात करें तो मछली जो है दोस्तों इसका शरीर धारारेखीय होती है। मछली का शरीर धारारेखीय होती है। नेक्स्ट है सर्प, और इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। यानी सर्प यानी सांप का शरीर जो है वो अनेक वलय में मुड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। चलिए मिलान करते हैं। चलिए देखिए पोरीफेरा जो है ये किस यानी पोरीफेरा फैलम जो है इसका उदाहरण स्पंज हो जाएगा। सिलेंड्रा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सिलेंड्रा का उदाहरण दोस्तों ये हाइड्रा हो जाएगा। सिलेंड्रा का उदाहरण हाइड्रा हो जाएगा। प्लेटीहेलमिन्थस इसका संबंध किससे है? तो प्लेटीहेलमिन्थस का संबंध जो है दोस्तों ये हो जाएगा यानी फीता क्रीम से, फीता क्रीम से हो जाएगा। और निमिटोडा का संबंध जो है ये गोल्ड क्रीम से संबंधित है। यानी निमिटोडा जो है ये गोल्ड क्रीम से संबंधित है। तो इसका आंसर यानी 15 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है मिलान करने वाला। चलिए मिलान करते हैं। देखिए एनेलिडा जो है ये इसका विशेषता क्या है? तो एनेलिडा का जो विशेषता है दोस्तों ये वास्तविक देह गुहा है। वास्तविक देह गुहा है। आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। मोलस्का जो है ये खुला संवहनीय तंत्र है। मोलस्का एक खुला संवहनीय तंत्र है। इकाइनोडर्मेटा यानी ये जो है ये त्वचा कांचों से आच्छादित होती है। यानी इसका त्वचा जो है ये कांटों से आच्छादित होती है। चलिए इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मच्छर के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो दोस्तों ये गेम्बुचिया है। मच्छर को नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी जो मछली है ये गेम्बुचिया है। चलिए नेक्स्ट है कि जुगाली करने वाले पशु के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी इन पशुओं के आमाशय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जुगाली करने वाले पशु के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि इन पशुओं में भोजन का पाचन विशेष जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक की सहायता से होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। थर्ड करा कि इन पशुओं का पाचन तंत्र सेलुलोज की पाचन करने में सक्षम नहीं होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी जो है गलत है। यानी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है पेंगुइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन जो पक्षी है ये अंटार्कटिक में, कहाँ? तो अंटार्कटिक में पाई जाती है। किसी एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है। यानी किसी एक सांप का भोज मुख्य रूप से अन्य सांप ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी नागराज यानी किंग कोबरा। यानी किंग कोबरा जो है ये अन्य सांप का ही भोजन करता है। चलिए नेक्स्ट है किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? लिंग का निर्धारण जो है ये आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घोंघा हो जाएगा। ऑप्शन बी घोंघा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस जीव के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं और वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी किस जीव के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो इसका आंसर यानी प्लेनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी प्लेनेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग सरीसृप में क्या होता है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होते हैं। शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथ विहीन त्वचा होता है। चलिए, कौन एक उभयचर नहीं है? कौन एक उभयचर नहीं है? तो ये मगरमच्छ। ये एक मगरमच्छ जो है ये उभयचर नहीं है। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले जो प्राणी है वो अंडज प्राणी कहते हैं, अंडज प्राणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टीनिया फिटाक्रीम और फेसियोला पर्णक्रीम किस संघ से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस जो है ये टीनिया और फेसियोला से संबंधित है। सबसे बड़ा यानी अकशेरुकी, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, एस्केबिड। एस्केबिड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूसक जोंक किस संघ से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी एनेलिडा। ये रक्त चूसक जो जोंक है ये एनेलिडा वर्ग के प्राणी है, यानी एनेलिडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट कि लोलियो यानी लोलिगो एस्किविड और कीटू प्लेयूरा काइटन किस संघ से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो संबंधित है ये मोलस्का से, यानी एस्किविड और काइटन ये संघ जो है ये मोलस्का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्फीबिया बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली यानी पशु है। एम्फीबिया जो है जल और स्थल दोनों पर यानी रहने वाली पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट चैप्टर है 4 नंबर पादप जगत और उसका वर्गीकरण। चलिए इसका क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल जो संबंधित है ये थैलोफाइटा से संबंधित है। शैवाल थैलोफाइटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि डैश फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है, डैश फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है। तो ये हो जाएगा स्त्री केसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो ये पत्ता हो जाएगा। पत्ता ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन जो है ये पत्ता के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी पत्ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? यानी पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? तो ये आरोही जड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी कौन सा एक कीटहारी पादप है? कौन एक कीटहारी पादप है? तो ये घटपर्णी जो है एक कीटहारी पादप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न से परजीवी पौधे का पहचान करें। कौन परजीवी पौधे हैं? तो अमरबेल परजीवी पौधा जो है ये अमरबेल है। कौन सी औषधीय फसल है? यानी कौन सा औषधि फसल है? तो ये हो जाएगा यानी घृत कुमारी जो है एक औषधि फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा बायोडीजल पौधा है? कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो वो यानी रतनजोत जो है ये बायोडीजल पौधा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कराए सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं, इधर है पौधा और इधर है उपयोग। बराही जो पौधा है इसका उपयोग किस में होता है? तो बराही पौधा का जो उपयोग होता है दोस्तों ये मस्तिष्क का टॉनिक बनाने में, जबकि सदाबहार का उपयोग कहाँ होता है? तो सदाबहार का उपयोग दोस्तों ये मधुमेह दूर करने में सदाबहार पौधा का उपयोग करते हैं। और पुदीना का उपयोग कहाँ करते हैं? तो पुदीना का उपयोग दोस्तों ये यानी वायु विकार में, पेट का दर्द में और अपच को ठीक करने में ये पुदीना का उपयोग करते हैं। और तुलसी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कफोत सारक में तुलसी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। इधर उत्पाद है और इधर स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। देखिए अफीम जो है ये फल से प्राप्त होता है, स्रोत फल है। अफीम का स्रोत फल है। हींग का स्रोत क्या है? तो हींग का स्रोत दोस्तों ये हो जाएगा जड़। हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है। रबर का स्रोत क्या है? तो रबर तना से प्राप्त होता है। रबर जो है तना से प्राप्त होता है। और कुनेन जो है
ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, कुनन छाल से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 11 का यानी इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न अधोभूमि उत्पाद सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी शकरकंद जो है एक रूपांतरित जड़ है। निम्नलिखित पदार्थ में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, यानी किसका संग्रह अंग जो है वो तना नहीं है? तो इसका आंसर यानी शकरकंद का जो संग्रह अंग है वो तना नहीं है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। चलिए देखिए, प्रकंद जो है ये किससे संबंधित है? तो प्रकंद जो है हो जाएगा दोस्तों ये अदरक से, प्रकंद अदरक से संबंधित है। स्तंभकंद तो ये हो जाएगा आलू से, स्तंभकंद जो है ये आलू से संबंधित है। नेक्स्ट है कि शलकंद, तो शलकंद लहसुन से संबंधित है। और घनकंद जो है ये घनकंद जिमीकंद सुरंध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है, यानी कौन एक मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये संदयू, वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी पादप और पीचर प्लांट, ये सभी जो है ये मांसाहारी पौधे हैं। यानी संदयू, वीनस फ्लाई ट्रैप, घटपर्णी पादप और पीचर प्लांट ये सभी मांसाहारी पौधे हैं। नेक्स्ट की वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे को निम्नलिखित संरचना में कौन सा जिम्मेदार है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए ये रंध्र यानी स्टोमेटा जिम्मेदार है। ऑप्शन सी रंध्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कि कौन एक जड़ नहीं है, कौन एक जड़ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आलू जो है जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? तो इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां जो है दोस्तों ये ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। यानी पत्तियां जो है ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु में निष्कासित करती है। चलिए नेक्स्ट है मिलान करने वाला, तो चलिए इसको देखते हैं। इधर है पादप हार्मोन और इधर है प्रभाव। चलिए देखते हैं। देखिए, ऑक्सीन जो है ऑक्सीन हार्मोन है, ये किससे संबंधित है? तो ऑक्सीन जो हार्मोन है दोस्तों ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक करती है। जिबरेलिन जो हार्मोन है, जिबरेलिन ये क्या काम करता है? तो ये तने की वृद्धि में सहायक होता है जिबरेलिन। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का काम क्या है? तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। एब्सिक जो अम्ल है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो वृद्धि का संदमन करना, ये एब्सिक अम्ल का काम होता है। चलिए नेक्स्ट है कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो दोस्तों ये एपिनेफ्रिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। बाकी जिबरेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये सभी पादप हार्मोन है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। जैसे एक लिंगी पुष्प है, कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता हो जाएगा, यानी पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादप को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? पादप को प्रोटीन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता जो है वो अधिक होती है? तो ये नाइट्रोजन, यानी प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है। चलिए इसमें इतना ही चैप्टर था, क्वेश्चन था। अगला चैप्टर है मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र, और इसमें देखेंगे कितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए सारे ऑनलाइन क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए आ गया है। प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को, यानी मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? यानी कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी गर्भाशय। ये गर्भाशय में जो है उत्सर्जन नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वृद्धि और स्मृति का केंद्र होता है? तो बुद्धि है। तो बुद्धि और स्मृति का जो केंद्र होता है मानव शरीर का, ये सेरिब्रम यानी मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है ये भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है। भूख, प्यास और निद्रा ये मानव मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी हाइपोथैलेमस में। कहाँ? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा।
मनुष्य में ताप नियमन को डैश के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो ताप नियमन को हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित करते हैं। चलिए, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो श्वसन का नियंत्रण जो है दोस्तों, ये मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा भाग में होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो हृदय की धड़कन की जो गति है, हृदय की धड़कन गति अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ता है। कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ा से हृदय में ले जाती है? यानी कौन सी रक्त वाहिकाएँ जो है वो साफ रक्त फेफड़ा से हृदय में ले जाती है? तो इसका आंसर यानी फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ, यानी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया जो है ये पैर की हड्डी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो दोस्तों ये यानी थायराइड ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यानी वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, तो वृद्धिकर जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, तो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है ये अग्नाशय हार्मोन, यानी अग्नाशय जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रक्त में यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे थाइमोसिन कहते हैं। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे थाइमोसिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कराए मिलान करने के लिए। चलिए, देखिए इधर है विटामिन और इधर है हीनता रोग, विटामिन से होने वाला रोग। तो जनन ग्रंथि जो है ये किससे संबंधित है? जनन जो ग्रंथि है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा यानी प्रोजेस्टेरोन से। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। पीयूष ग्रंथि ये क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का काम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वृद्धि हार्मोन है, यानी पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय जो है ये अग्नाशय में इंसुलिन होता है। और अधीवृक्क ग्रंथि जो है ये इसका काम अधीवृक्क जो ग्रंथि है इसका काम कोर्टिसोल होता है। अधीवृक्क ग्रंथि का काम कोर्टिसोल होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन और स्रावित ग्रंथि, इधर हार्मोन है और इधर जो है स्रावित ग्रंथि है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये स्रावित होती है तो गर्भाशय से स्रावित होती है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है तो दोस्तों ये स्रावित होती है, तो ये वृषण यानी पुरुष के वृषण भाग से स्रावित होती है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है दोस्तों, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होती है? तो ये थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन तो ये अग्नाशय से स्रावित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा, ऑप्शन एक। नेक्स्ट है कि इधर हार्मोन है और इधर कार्य है, कौन सा हार्मोन और कार्य, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इंसुलिन जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन जो है ये निद्रा को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीटोसिन जो है ये स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि गैस्ट्रिन ये रक्तचाप का नियमन करती है, तो दोस्तों ये गलत है, यानी ऑप्शन डी जो है ये गलत है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया गया है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है। चलिए, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होती है? तो लाइपेज जो है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है, तो अग्नाशय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ का सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा
और एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए प्रोटीन का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि मसूड़ा से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना और घाव भरने में देरी, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से, यानी मसूड़ा का जो रक्तस्राव होता है मसूड़ा से, दांत का गिरना होता है, अस्थियों का भंगुरता होना और घाव को देरी, यानी घाव जो होता है वो देरी से भरता है, तो विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट है यानी कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होती है? तो ये मछली से, यानी कॉड लिवर जो तेल है ये मछली से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये रक्त कौन सा देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कराए कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग वो सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का नाम है, तो इससे अस्थि रोगनता यानी हड्डी रोग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल से स्कर्वी रोग होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। साइनोकोबालिन से यानी सघातक और रक्ताल्पता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी राइबोफ्लेविन ये बेरी बेरी होता है, तो दोस्तों ये गलत है। ये विटामिन बी राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी रोग जो है ये गलत दिया गया है, यानी इसका आंसर जो है डी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है। तो सबसे अधिक विटामिन जो सी पाई जाती है दोस्तों ये किसमें? तो ये हो जाएगा यानी मिर्च में विटामिन सी पाई जाती है। कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विटामिन ए का, ये आम जो है ये विटामिन ए का यानी प्रचुरतम स्रोत है। और करा यहाँ पे विटामिन सी पूछा था, तो मिर्च में विटामिन सी होता है, यानी हरी मिर्च में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराए मिलान करने के लिए विटामिन है और हीनता रोग दिया गया है, विटामिन और हीनता रोग दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए रेटिनॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल जो है दोस्तों ये यानी नेत्र सूख कर लाल हो जाना, यानी रेटिनॉल में नेत्र जो है सूख कर लाल हो जाता है। टोकोफेरोल में, तो टोकोफेरोल में जो है दोस्तों ये यानी बाध्यता होता है, यानी महिला जो है वो बाध्यता हो जाती है, उससे यानी बच्चा नहीं हो पाता है। साइनोकोबालिन, तो कोबालिन जो है इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये यानी घातक रक्ताल्पता हो जाएगा। और पायरोडॉक्सिन जो है ये मानसिक व्याधि से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका यानी 6 का बी हो जाएगा। चलिए प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है ये सोयाबीन में पाई जाती है। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों ये सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? प्रथम कथन है कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक करता है, टायरोक्सिन जो है ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक करता है, तो ये सही है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, तो ये भी सही है। यह उदासीन से लड़ सकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन डी जो है ये गलत दिया गया है, डी ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है, क्रिएटिन जो है एक प्रोटीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये त्वचा में उपस्थित होता है, यानी अल्फा क्रिएटिन जो है ये त्वचा में उपस्थित रहता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल है, तो दोस्तों ये एमाइलेज की मात्रा बहुल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विटामिन है और स्रोत दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए विटामिन ई, तो इसका संबंध सोयाबीन और फल से है, यानी विटामिन ई का संबंध सोयाबीन और फल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि देखिए विटामिन डी, तो कॉड यानी यकृत तेल में होता है, विटामिन डी कॉड या यकृत तेल में होता है। विटामिन ई जो है ये किस में होता है? तो विटामिन ई का संबंध दोस्तों किस में हो जाएगा? तो दोस्तों ये विटामिन ई का संबंध जो है ये अंडे की जर्दी में होता है। विटामिन ई जो है अंडे की जर्दी में होता है। विटामिन सी जो है ये नींबू में होता है।
तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का आंसर यानी 12 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी रोग और कारण दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए रतौंधी जो है, रतौंधी दोस्तों ये किस रोग से होता है, तो जो रतौंधी जो है, रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से, यानी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, और बेरीबेरी जो रोग है बेरीबेरी ये विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए विटामिन के का संबंध बांझपन से है, तो सो ये गलत दिया गया है। निकला बांझपन से है विटामिन के का संबंध, तो ये गलत दिया गया है। यानी विटामिन ई जो है वो बांझपन से है, जबकि थायमिन बेरी हो जाएगा। और विटामिन डी जो है सूखा रोग कहते हैं, विटामिन डी जो है सूखा रोग कहते हैं। नियासिन जो है पेलाग्रा से होता है, यानी नियासिन में पेलाग्रा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, तो इसका आंसर यानी थायरॉक्सिन हो जाएगा, थायरॉक्सिन। चलिए अगला क्वेश्चन है करा मिलान करने के लिए, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए विटामिन B1 जो है ये B1 से थायमिन रोग होता है, B1 से थायमिन। विटामिन B2 से जो है राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 से राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 जो है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। और B12 से साइनोकोबालिन होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोतल की दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में किसकी विशेष लक्षण होते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ये वह कम मोटा होता है। यानी माँ का दूध पीने पर वह कम मोटा होता है। उसमें रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, यानी रोग की प्रतिरोध यानी उसमें कीटाणु मारने की क्षमता अधिक होती है। उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। दोस्तों ये गलत है, यानी विटामिन और प्रोटीन कह है वो अधिक मिलते हैं, तो ये गलत है। उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है, तो ये भी सही है। यानी 1, 2 और इसमें जो है करा कि यहाँ पे देखिए उसमें विटामिन और प्रोटीन, तो दोस्तों यानी दूध में विटामिन होता है, तो ये भी सही है। जबकि नेक्स्ट करके उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है, तो यानी दो असमान वृद्धि होती है, तो ये ऑप्शन डी जो है गलत है। 1, 2 और 3 सही है, और डी जो है ये गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट गोल्डन चावल एक प्रचुरता स्रोत है, तो गोल्डन चावल जो है विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशेष में सहायक होते हैं, तो कैल्शियम के अवशेष यानी कैल्शियम के अवशोषण में ये विटामिन डी, कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वो शरीर में संग्रहित हो जाती है और घातक प्रभाव डालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का चैप्टर जो है मानव रोग और लक्षण एवं उपचार, मानव रोग लक्षण एवं उपचार है, और इसका क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अधिक मात्रा में देखिए दिया गया है, क्योंकि इसमें खोज है, रोग है बहुत सारे इसमें। चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए प्रथम क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मर्स, सार्स और कोविड-19 ये सभी जो बीमारी है ये कोरोना वायरस से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कि रूस ने स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन यानी कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो कोविशील्ड जो है ये किसके द्वारा निर्मित हुआ था, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, ये डेंगू एक वायरस है और ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये मादा एडीज मच्छर पहुंचाता है। यानी डेंगू जो है एक वायरस है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलाते हैं। नेक्स्ट कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु
पर चढ़ी झिल्ली में सृजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सृजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेनिंजाइटिस रोग होता है, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, यानी भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक जो है वो अतिसार से मर जाता है। जिसका कारण क्या है, तो ये यानी रोटा वायरस है, यानी अतिसार का कारण है रोटा वायरस। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यानी पेंडेमिक कहते हैं, उसे पेंडेमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, यानी किस रोग का कारक जीवाणु नहीं है। तो दोस्तों एड्स जो है ये विषाणु से होता है, ये विषाणु से होता है, बाकी सभी जीवाणु से होता है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किस कारण, तो दोस्तों ये मच्छर के काटने से दोस्तों ये नहीं फैलता है। बाकी HIV बिना उबले सुई का प्रयोग से और सुरक्षित यौन संबंध से एड्स होता है, जबकि मच्छर काटने से एड्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है कि HIV एड्स किस रोग के नाम का संक्षिप्त रूप है, यानी HIV जो एड्स है वो किस रोग नामक का संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स विषाणु में होता है, यानी एड्स विषाणु में होता है तो RNA और प्रोटीन होता है। कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है, तो दोस्तों ये यानी HIV-IC जो है ये भारत में प्रभावी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, तो दोस्तों ये यानी जुडोबुडिन है। नेक्स्ट है कि जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, तो दोस्तों ये मस्तिष्क को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा की बीमारी होती है तो खसरा की बीमारी वायरस से होती है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मुर्गी, रानीखेत जो है ये मुर्गी में होती है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूड एंड माउथ रोग होता है, तो फूड एवं माउथ रोग जो है ये विषाणु के कारण होता है, नेक्स्ट है कि कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, यानी कोई एक बर्ड फ्लू विषाणु है, तो H5N1 हो जाएगा। इबोला वायरस का नाम क्या है, तो इबोला वायरस का नाम एक नंदी के नाम से लिया गया है, यानी इबोला जो वायरस है। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे गलत लग रहा है, ये जो है एक पर्वत का नाम है इबोला वायरस। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, यानी इबोला जो वायरस है ये किसके नाम पर रखा गया है, नदी के नाम पर या एक पर्वत के नाम पर। चलिए नेक्स्ट है कि यानी भोजन विषाक्त का कारण क्या है, तो भोजन विषाक्त का कारण है सेलोमोनेला बेसिलई हो जाएगा। DPT का टीका किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है, तो DPT का टीका जो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस हो जाएगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी 6 रोग जीवाणु से होता है। निम्नलिखित यानी प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोगी है, तो यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी पी एमिनोसैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है, तो जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग जो है ये कौन सा है, तो तपेदिक हो जाएगा, ऑप्शन ए तपेदिक। मलेरिया किस अंग का दोष है, तो मलेरिया जो है ये नेत्र का दोष है, ऑप्शन सी नेत्र का दोष है। BCG का टीका किस में लगाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यक्ष्मा में, TB में BCG का टीका लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिटनेस नामक रोग किस नाम से जाना जाता है, तो टिटनेस नामक जो रोग है दोस्तों ये लोकजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कड़ा के मिलान करने के लिए, तो इसको हम लोग मिलान करेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए वायु जो है ये किससे संबंधित है, तो वायु TB से, यानी वायु के द्वारा TB रोग फैलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी द्वारा, तो पानी द्वारा जो है हैजा रोग फैलता है, संपर्क के द्वारा जो है सिफिलिस रोग फैलता है, और जो है घाव द्वारा टिटनेस रोग फैलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कराए मिलान करने के लिए। तो चलिए मिलान करते हैं। चलिए देखिए प्लेग जो रोग है, प्लेग ये यानी पिस्सू के काटने से, पिस्सुओं के काटने से प्लेग रोग होता है। फाइलेरिया जो है ये मच्छर के काटने से, और बेरी जो रोग है बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और टाइफाइड जो है ये आंत को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दांत क्षय का कारण क्या है? तो दांत क्षय का कारण है ये बैक्टीरियल संक्रमण हो जाएगा। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु की द्वारा उत्पन्न होता है, यानी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि जिन सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी आंत्र ज्वार को छोड़कर सभी जो है वायरस से होता है, यानी पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, ये सभी वायरस से होता है। किसके बीच मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, मेथी के बीज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, कहा कि एथलीट फुट जो है बीमारी किस कारण से होती है? तो एथलीट फुट जो बीमारी है दोस्तों ये यानी फफूंदी से होता है। कौन सा रोग? कवक जनित्र है। तो कवक यानी कवक जनित्र जो है ये गंजापन होता है, कवक जनित्र से गंजापन होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, तो मलेरिया से जो प्रभावित होता है ये फिलिया यानी तिल्ली हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित फिलिया तिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कौन सा एक प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी का वाहक है ये मच्छर हो जाएगा। कौन सा रोग प्रोटोजुआ के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये प्रोटोजुआ के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाएगा। मलेरिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी मलेरिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पर यानी परोपजीवी कीट द्वारा यानी पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विज्ञान का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी रोनाल्ड रास ने कहा था कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रोनाल्ड रास हो जाएगा। चलिए गोल्ड क्रीम यानी नेमिटोड से होने वाला रोग, तो गोल्ड क्रीम से होने वाला जो रोग है वो फाइलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए फाइलेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, कड़ा मिलान करने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ से संबंधित है। पोलियो जो है ये विषाणु से संबंधित है, जबकि तपेदिक जो है दोस्तों ये जीवाणु से संबंधित है। और दाद जो है ये कवक से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए प्लेग जो है ये जीवाणु से संबंधित है। प्लेग जीवाणु से, एड्स वायरस से होता है। गंजापन जो है कवक से होता है। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ से होता है। एक बार और देख लीजिए, यानी प्लेग जो है जीवाणु से होता है, एड्स विषाणु से, गंजापन जो है दोस्तों ये कवक से होता है, और मलेरिया ये प्रोटोजुआ से होता है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निद्रा रोग की नामक बीमारी होती है। तो निद्रा रोग जो बीमारी है दोस्तों ये यानी ट्रिपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा नामक रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए कौन एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी हो जाएगा, जो कि एक आनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये रक्त का स्कंदन ना करना होता है। चलिए नेक्स्ट है कि लंबे समय तक उपवास रखने के सर्वाधिक प्रभावी शरीर किस अंग पर पड़ता है? तो लंबे समय तक अगर उपवास रखते हैं तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों ये गुर्दा यानी किडनी पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर यानी हीमोफीलिया
हीमोफीलिया का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आनुवांशिक रोग से, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग से। डायबिटीज़ जो है दोस्तों, डायबिटीज़ का संबंध किससे है? तो डायबिटीज़ का संबंध हार्मोन की गड़बड़ी से, हार्मोन की गड़बड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेटस ये किससे संबंधित है? तो रिकेटस जो है दोस्तों ये यानी हिंताजनक रोग से संबंधित है। और रिंगवर्म जो है ये कवक संक्रमण से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णतंत्र से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि यानी स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णतंत्र से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। चलिए, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इनमें से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी वृक्क हो जाएगा, ऑप्शन सी वृक्क। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में किसकी जमाव से होता है? तो गठिया रोग जो है ये यानी यूरिक अम्ल की जमाव से होता है, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यानी वातोमाद यानी हिस्टीरिया रोग किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया जो वर्ग है दोस्तों ये यानी जवान महिलाओं के अंतर्गत आता है, जवान महिलाओं के वर्ग में है। सिलिकोसिस एक है, तो सिलिकोसिस जो है एक फेफड़ा संबंधित बीमारी, सिलिकोसिस फेफड़ा संबंधित बीमारी है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? थायराइड ग्रंथि जो है का खराबी किसकी कमी से होता है? तो थायराइड ग्रंथि की जो खराबी है ये आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का खराबी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मिलान करने वाला। चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए, रक्ताल्पता एनीमिया जो है ये किससे संबंधित है? तो लोहा तत्व की कमी से। काला घोंटू यानी ग्वाइटर रोग जो है ये किससे संबंधित है? तो काला घोंटू जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से, बेरी-बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या होता है? तो ये हो जाएगा घेंघा रोग यानी गायटर रोग हो जाएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से यानी रोग हो जाता है, यानी पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बेरी-बेरी रोग हो जाएगा, बेरी-बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी नामक प्रदूषण पारित बीमारी पाने वाली जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नाइट्रेट, ऑप्शन सी नाइट्रेट हो जाएगा। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध किससे है? तो गोल्डन ओवर का जो संबंध है दोस्तों ये हृदयाघात से, हृदयाघात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, तो यानी बीटा ब्लॉकर जो एक औषधि है, तो इसका आंसर यानी हृदयाघात से संबंधित है, यानी ये हृदयाघात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो उससे ये पोटेशियम है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली खनिज पोटेशियम है। अल्जाइमर रोग जो है ये मस्तिष्क में होता है, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ट्यूमर की पहचान हेतु उपयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो ये आर्सेनिक 74 हो जाएगा, आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है कि मिनीमता व्याधि निम्न धातु का हानिकारक मात्रा के कारण होती है। तो मिनीमता जो है दोस्तों ये पारा की कमी से नेक्स्ट है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से दोस्तों ये यकृत प्रभावित होता है, यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव आँख की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैल जाती है वह है, तो ये यानी एट्रोपिन है, वह एट्रोपिन है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का कठिनाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यानी दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को कठिनाई होती है।
तो ये पास की वस्तु को देखने में, यानी पास की वस्तु को ये देखने में इसकी कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राइटस रोग शरीर किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइटस जो रोग है दोस्तों, ये गुर्दा को प्रभावित करता है, गुर्दा हो जाएगा। कौन सा रोगजनक कालाजार के कारण होता है? तो दोस्तों ये लिस्मीनिया, ये कालाजार के कारण होता है, लिस्मीनिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निमोनिया जो है एक संक्रमण है, तो ये फेफड़ा का, निमोनिया फेफड़ा का संक्रमण है। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक जीवाणुजनित रोग नहीं है? तो जीवाणुजनित रोग एड्स जो है जीवाणुजनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें अपने वातावरण में मच्छर के प्रजनन को रोकना चाहिए, क्योंकि तो ये बहुत सी बीमारियों के रोगवाहक है, यानी मच्छर जो है बहुत सी बीमारियों के रोगवाहक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण दोस्तों ये त्वचा का पर्दा होती है, ये त्वचा का पर्दा कवक के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा जो है ये टाइफाइड रोग, टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान एवं विभिन्न शाखाएं, जैसे खोज आविष्कार हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन कुछ ही कम दिया गया है। चलिए खोज और खोज विज्ञान और आविष्कारक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान का जो अध्ययन करता है दोस्तों ये होता है जीवित और मृत जानवर दोनों, जीवित और मृत जानवर दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कथन कारक की मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। पक्षी जो है संबंधित है, तो पक्षी जो है दोस्तों ये पक्षी का संबंध जो है ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है, और वंशागति तो जेनेटिक्स हो जाएगा। और पर्यावरण जो है, पर्यावरण में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों ये इकोलॉजी का, पर्यावरण में इकोलॉजी का। और जीवाश्म में यानी पेलियोबायोलॉजी, पेलियोबायोलॉजी का अध्ययन होता है जीवाश्म में। चलिए नेक्स्ट है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षणता का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फेनोलॉजी में, फेनोलॉजी में। चींटियों का अध्ययन को कहते हैं, तो चींटी के अध्ययन को मिरमेकोलॉजी कहते हैं, चींटी के अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट है त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। त्वचा और उसके रोगों का अध्ययन करते हैं, तो ये डर्मेटोलॉजी में, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो परजीवी जीवों का अध्ययन जो होता है ये पैरासिटालॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों ये ओलेरीकल्चर, यानी सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे को यानी ओलेरीकल्चर कहते हैं। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किससे, ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है? तो ट्यूमर का जो अध्ययन है ये ऑन्कोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणु का अध्ययन किया जाता है, तो जीवाणु जो है इसका अध्ययन बैक्टीरियालॉजी में करते हैं, ऑप्शन डी बैक्टीरियालॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफ का संबंध किससे है? तो लेक्सिकोग्राफ का संबंध है ये शब्दकोश के संयोजन से, शब्दकोश के संयोजन से ब्रिटिश कल्चर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अंगूर, ब्रिटिश कल्चर के लिए यह अंगूर जो है उत्पादित करता है। बीटी कल्चर के दौरान क्या एक उत्पादित है? तो बीटी कल्चर में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं अंगूर का उत्पादन होता है। कीट संवर्धन क्या है? तो ये कीटों की वृद्धि करने का ज्ञान, कीटों की वृद्धि करने का ज्ञान जो है कीट संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है कि मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, कीट संवर्धन में कीटों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है कि जीर्णों यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो इसे जीरेंटोलॉजी कहते हैं। पेडियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये मिट्टी का अध्ययन होता है पेडियोलॉजी में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि अस्थियों और अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों और अध्ययन जो है विज्ञान के दोस्तों ये ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी। उपास्थित से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो उपास्थित से संबंधित अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी में करते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है कि विषाणु का अध्ययन किया जाता है, तो विषाणु जो है इसका अध्ययन वायरोलॉजी में। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किसे है? तो हेमेटोलॉजी का संबंध जो है ये रक्त से, हेमेटोलॉजी का संबंध रक्त से संबंधित है। मोलस्का और इनके खेलों का अध्ययन किया जाता है, तो मोलस्का और इसके खेल का अध्ययन को
यानी मेलकोलॉजी में करते हैं। मेलकोलॉजी में उपचरों और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। तो उपचरों और सरीसृप का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों वो हो जाएगा यानी हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। तो उभयचर और सरीसृप का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों कहाँ करते हैं, तो ये हर्मेटोलॉजी में ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। चलिए पारिस्थितिकी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो ये यूनान भाषा से, पारिस्थितिकी शब्द यूनान भाषा से लिया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने जैवमंडल जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तो ये टोटल जो है 4 हॉट स्पॉट है। भारत कुल जैव विविधता हॉट स्पॉट 4 है। विश्व वन दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी। चलिए नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द जो है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन जो है अर्नेस्ट हैकेल ने। विश्व ओजोन दिवस जो है किस तारीख को मनाते हैं, तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1985 में। 1985 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था, तो ये सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का जो संकल्पना है ये टॉन्सले ने 1935 में संकलित किया था। 1935 में टॉन्सले ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जंतुओं में तृतीय उपभोक्ता कौन सा है, तो तृतीय उपभोक्ता जो है ये चोल है। ऑप्शन बी चोल। चोल आंदोलन संबंधित राज्य, तो चोल आंदोलन संबंधित राज्य है उत्तराखंड हो जाएगा। नेशनल यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार में, कहाँ, तो बिहार में स्थित है। चलिए दोस्तों इसमें हम लोग सारे जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जितने भी साथी नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको हर एक जो एग्ज़ाम होता है उसका पीडीएफ भी मिलेगा और बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।